का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे दर्पणों से संबंधित कुछ उनके उपयोग के, दर्पणों का किन किन जगहों पर उपयोग किया जाता है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम दर्पण सूत्र और आवर्धनता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, तो उसमें बाद में हम पढ़ेंगे कुछ जो उदाहरण वगैरह है वो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि दर्पणों के उपयोग क्या है। तो हमारे पास में दो दर्पण होते हैं, एक होता है हमारा अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के क्या क्या है, वो क्या उपयोग होते हैं, उसको हमारे वो अध्ययन है वो करना है। ठीक है, तो देखो अवतल दर्पण, तो सबसे पहले जो इसकी मुख्य इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, जो अवतल दर्पण है वो किरणों को अभिसारित करता है, किरणों को अभिसारित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक होता है अभिसारित करना, एक होता है अपसारित करना, एक होता है अभिसारित और एक होता है मतलब अपसारित करना। अब इनमें अंतर क्या है कि मान लो ये अवतल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण, ठीक है। अब हमें पता है कि दो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो अवतल दर्पण में क्या हो जाती है, फोकस बिंदु पर मिल जाती है ना, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर बी होगा, तो यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर देखो एक बात आप नोटिस करो कि यहाँ पर जो किरणें आ रही थी वो एक जगह पर मिल गई, जो किरणें इतनी दूर दूर थी वो क्या होगी, एक जगह पर मिल गई। इसका मतलब किरणें अभिसारित हुई है, मतलब एक जगह पर मिली है, किसी एक निश्चित पॉइंट पर मिली है। ठीक है, अपसारित होने का मतलब किरणें ऐसे फैल रही है, अभिसारित होने का मतलब किरणें ऐसे मिल रही है। समझ रहे हो ना, अपसारित मतलब फैलना, अभिसारित मतलब एक जगह पर मिलना। ठीक है, ये अंतर होता है। तो किरणों को क्या करता है, अवतल दर्पण अभिसारित करता है। ठीक है, अभिसारित करने का मतलब एक जगह पर मिलाता है। तो ये बात है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी। पहला जो इसका उपयोग है वो इसी में किया जाता है। अब दूसरे उपयोग की बात करें तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है, सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, जो सेविंग दर्पण होता है, जब सेविंग की जाती है, ठीक है, तो सेविंग करते समय जो नाई वगैरह होते हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेविंग दर्पण करेंगे तो हमारे वो मतलब वहां पर क्या आवश्यकता होती है, बिल्कुल एकदम एक जगह पर किरणें अभिसारित हो, ताकि हर जो जगह है वहां पर स्पष्ट हमारे को दिखाई दे, इसलिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण सेविंग दर्पण के रूप में काम में ली जाती है। ठीक है, तीसरी जो बात है, तीसरी बात है कि सूक्ष्म जो अंग होते हैं, सूक्ष्म अंगों को देखने के लिए, सूक्ष्म अंगों को देखने के लिए, ठीक है, मतलब जो भी सूक्ष्म अंग होंगे ना उनको देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, किरणों को एक जगह पर क्या करता है, किरणों को एक जगह पर वो केंद्रित करता है। ठीक है, इसका आप एक अच्छा सा उदाहरण ये भी ले सकते हो कि आपके घरों में जब आप जो टेलीविजन देखते हो, तो टेलीविजन देखने के लिए आपको एक सेटअप बॉक्स है और ऊपर आपके घर के ऊपर मतलब वहां पर एक बोल सकते हो समय लैंग्वेज में के छतरी लगी होती है। ठीक है, तो उस छतरी में आप देखना का उसका किस प्रकार से कर्व होती है, वो इस प्रकार से गोल होती है, और उसके यहाँ पर एक कैमरा लगा होता है, लगा होता है यहाँ पर कैमरा इस प्रकार से। ठीक है, तो इस कैमरे लगाना यहाँ पर होता है क्या है कि प्रकाश किरणें है वो क्या आती है, या जो भी तरंगे आती है वो तरंगे इस प्रकार से आती है। ठीक है, और चूंकि पता है कि तरंगे जो भी आएगी वो क्या करती है, अवतल दर्पण है वो क्या करता है, यहाँ पर इस प्रकार से उसको एक जगह पर केंद्रित करता है। तो जो यहाँ पर बनाई जाती है उसकी संरचना भी कैसे बनाई जाती है, अवतल दर्पण जैसी बनाई जाती है, ताकि किरणें क्या है इस प्रकार से टकराए और एक जगह पर केंद्रित हो जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, सूक्ष्म अंगों को भी देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि हमारे को जो भी छोटे छोटे अंग होंगे उनको देखने के लिए बिल्कुल अधिक प्रकाश की आवश्यकता होगी ना, उसको भी उसके लिए भी सूक्ष्म अंगों को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी इसके बारे में, इसके क्या क्या उपयोग है उसके बारे में हमने अध्ययन वो कर लिया। इसके अलावा एक और जैसे मान लो सौर पैनल होते हैं, कौन से पैनल, सौर पैनल होते हैं, तो सौर पैनलों के तापन में, सौर पैनलों के तापन में कहने का मतलब क्या हुआ, सौर जो पैनल होते हैं, सौर जो पैनल होते हैं वो कैसे काम करते हैं, सौर पैनल काम करते हैं जब प्रकाश उनके ऊपर गिरता है। ठीक है, तभी काम करते हैं ना, तो प्रकाश जितना ज्यादा गिरेगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो इसका मतलब प्रकाश ज्यादा कब गिरेगा, जब वहां पर अवतल दर्पण लगा होगा, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, किरणों को एक जगह पर लेकर आता है, जबकि उत्तल दर्पण क्या करेगा, किरणों को फैलाएगा। ठीक है, मतलब दो किरणें अगर ऐसे आ रही है तो अवतल दर्पण क्या करेगा, इनको ऐसे अलग अलग कर देगा, जबकि जो अवतल दर्पण है वो क्या करेगा, किरणें ऐसे आ रही है तो वो एक जगह पर उनको क्या कर देगा, मिला देगा। तो ये अवतल दर्पण के उपयोग हो गए, इंपोर्टेंट जो उपयोग थे वही बता रहा हूं मैं, इसके बहुत सारे उपयोग है। अगला दूसरा है वो आपका उत्तल दर्पण।
कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो देखो उत्तल दर्पण के है वो क्या क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले तो वही कि ये किरणों को क्या करेगा? अपसारित करेगा, किरणों को अपसारित करता है। ये किरणों को क्या करता है? अपसारित करता है। अपसारित करने का मतलब फैलाना। अपसारित करने का मतलब क्या हुआ? फैलाना। मतलब ये किरणों को क्या करता है? फैलाता है। किरणों कैसे फैलाता है? तो ये देखो उसके लिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये हमारा एक उत्तल दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र के बाहर होती है, तो इस प्रकार से क्या इसके समांतर किरण आती है, तो किरणें कुछ इस प्रकार से हो जाती है ना। इसका मतलब यहाँ पर किरणें पास पास में ही या फैली, तो किरणें वो फैली, ऐसे आ रही थी ऐसे हो गई ना। तो ये इसका कार्य होता है। दूसरा जो इसका कार्य है वो है कि जो स्ट्रीट लैंप होती है, स्ट्रीट लैंप मतलब जो गलियों के अंदर जो लैंप लगे होते हैं, क्योंकि गलियों के अंदर लैंप लगे होते हैं, गलियों के अंदर क्या करना पड़ता है? प्रकाश जो है वो मतलब अधिक फैलाना पड़ता है ना। तो अधिक फैलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल दर्पण है वो मतलब किरणों को ज्यादा फैला देता है, इसलिए पूरी जो गली है उस पूरी गली के अंदर वो दिखाई देने लग जाता है। अवतल दर्पण नहीं लगा देती, क्योंकि अवतल दर्पण एक जगह पर केंद्रित करेगा। इस वजह से होगा क्या? इस वजह से प्रकाश एक जगह पर रहेगा और फैलेगा नहीं। तो ये इसका उपयोग है स्ट्रीट लैंपों में, परावर्तक के रूप में, परावर्तक के रूप में। तो ये इसका इंपोर्टेंट इसका उपयोग है। तीसरा जो इसका बहुत इंपोर्टेंट उपयोग है वो है वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में, पश्च दर्पण के रूप में। वाहनों का जो पश्च दर्पण होता है ना, तो वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है? वो किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पश्च दर्पण का मतलब जो पीछे गाड़ी आ रही है, पीछे जो गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए वो वहां पर जो साइड मिरर लगे होते हैं जिनको, ठीक है, तो साइड मिरर वगैरह होते हैं, उनमें वो किस प्रकार का दर्पण पाया जाता है? उत्तल दर्पण पाया जाता है। समतल नहीं होता वहां पर, ठीक है। इससे होता क्या है कि वहां पर क्या होता है? एक तो जो मतलब हमने प्रतिबिंब पढ़े हैं उसके अनुसार जो थोड़ा सा पीछे वाहन होगा वो थोड़ा आगे आएगा, इससे मतलब जो आगे गाड़ी चला रहा है वो जल्दी से गाड़ी को हटा लेगा, ठीक है। तो इससे जो दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा जो उत्तल दर्पण है उसका दर्शी क्षेत्र भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो प्रकाश को फैलाता है। तो फैलाने से होगा क्या? जो ड्राइवर होगा उसको अच्छे से वो दिख जाएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से कर्व होगा तो एक जो यहाँ पर व्यक्ति बैठा है वो नहीं देख सकता ना। मान लो देखो एग्जाम्पल के लिए ये मान लो एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, और एक हमने अवतल दर्पण लिया, ये इस प्रकार से। तो मान लो एक व्यक्ति इसके पॉइंट को लो, यहाँ पर दोनों के पॉइंट को लेके यहाँ पर बनाओ। एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, ठीक है, इसके पॉइंट यहाँ पर, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है। तो क्या यहाँ पर बैठे व्यक्ति को ये वाला जो परावर्तक पृष्ठ वो दिख जाएगा क्या? नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर जो बैठा है उसको परावर्तक पृष्ठ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा आसानी से। इसका मतलब उत्तल दर्पण का दर्शी क्षेत्र अधिक होता है, मतलब उत्तल दर्पण में दर्शी क्षेत्र अधिक होने की वजह से भी इसका प्रयोग है वो वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। तो ये इसके जो दर्पणों के उपयोग है, इंपोर्टेंट उपयोग है, उनको हमें ध्यान रखना है। ध्यान रखना, अवतल दर्पण को सेविंग दर्पण भी बोलते हैं, अपसारित दर्पण भी बोलते हैं। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण भी बोलते हैं और पश्च दर्पण भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये दर्पणों का उपयोग भी है। अब हम कुछ अध्ययन करेंगे इनसे ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चन है उनका अध्ययन है वो करेंगे। चलो उनको करते हैं अध्ययन उनके बारे में। तो अभी हम करते हैं कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है कि आपकी जो बुक है उसी का है, उदाहरण नंबर फर्स्ट है, ठीक है। चलो उदाहरण देता हूं यहाँ पर। एग्जांपल नंबर कौन सा है? फर्स्ट है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है कि एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से, एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखूंगा, आपके पास में बुक है तो आप बुक से वहां पर चेक कर लीजिए। उदाहरण नंबर फर्स्ट है वो है, ठीक है। तो एक व्यक्ति का है वो चेहरा सेविंग दर्पण से। सेविंग दर्पण कौन सा होता है? अभी जस्ट हमने देखा सेविंग दर्पण होता है आपका अवतल दर्पण। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का जो चेहरा है वो सेविंग दर्पण से वो 20 सेंटीमीटर पर है। व्यक्ति का चेहरा, इसका मतलब व्यक्ति का चेहरा किसकी तरह कार्य कर रहा है? वस्तु है या प्रतिबिंब है? व्यक्ति का चेहरा एक वस्तु है। क्या है? एक वस्तु है। इसका मतलब हमारे को वस्तु की दूरी दे रखी है। और दर्पण कौन सा हमारा दर्पण है? हमारा अवतल दर्पण। कैसे पता चला? क्योंकि उसने बोला कि सेविंग दर्पण है, ठीक है। सेविंग दर्पण वाला कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण हुआ। पहले ये लिखना जरूरी है आपको, क्वेश्चन जितने भी है कि कौन सा दर्पण है। दर्पण पता चल गया तो फिर आप चिन्ह परिपाटी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बोला कि चेहरा, तो चेहरा मतलब व्यू बोला है।
ठीक है, v नहीं है, प्रतिबिंब नहीं बोला है। तो u बराबर कितना देगा 20 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला है कि अवतल दर्पण है उसमें आपका u हमेशा नेगेटिव रहता है, तो आप यहां पर आके क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो क्या है कि यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी, इसका मतलब हमारे को स्मॉल f दे रखा है, कितना दे रखा है, वो दे रखा है 80 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर। अब बताओ अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस होती है या प्लस होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो माइनस होती है। कैसे, ये अवतल दर्पण, ठीक है, ये इस प्रकार प्रकाश में आएगी, इस प्रकार से यहां पर मिलेगी, इसका मतलब फोकस बिंदु यहां पर, इसका मतलब फोकस दूरी यहां पर होगी। आप प्रकाश से हम दूरी से माप रहे हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत, और एक दूसरे के विपरीत मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहां पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, आगे माइनस लगाना ही पड़ेगा। समझ गए बात? आगे क्या क्या बोल सकते आप, भी पूछेगा या अवतल पूछेगा, जो भी पूछेगा वो बता दे। तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी, तो मतलब v बराबर हमारे को क्या है, ठीक है। देखो सारे आपके यही u v f या m इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा, जितने भी क्वेश्चन है ना उन सब में। तो आपको बस ये करना है कि किसके बारे में आपको पूछा गया है और क्या क्या आपको मान दे रखे हैं, और वो भी चिन्ह सहित मान रखने हैं, टू और चिन्ह सहित मान रखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका दर्पण है वो कौन सा है। आगे देखो क्या है, बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी वे आवर्धनता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है हमारे को, आवर्धनता ज्ञात करनी है। तो चलो देखो ज्ञात करते हैं आवर्धनता, हमारे को आवर्धनता भी ज्ञात करनी है और v भी ज्ञात करनी है। तो v ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करेंगे दर्पण सूत्र का, इसका प्रयोग करेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v को पहले रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो 1/v पहले रखना है। उसके बाद देखो अब क्या करना है, हमारे क्या चाहिए, 1/v मतलब v चाहिए ना, तो आप 1/v को एक साइड में रखो, बाकी को एक साइड में कर दो। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f, ये इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ गया, ये पक्षांतर करना तो आपको आता ही होगा। अब देखो 1/v बराबर मान रखो सबके 1/f का मान क्या है, माइनस का 80, ठीक है। फिर क्या है, माइनस 1/u कितना है, माइनस का 20, तो ये माइनस का 20, क्या माइनस माइनस को मैं सीधे प्लस कर दूं, भाई माइनस माइनस गुणा हो तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, ये तो प्लस आ गया हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या आएगा, 1/v बराबर इसका लेसर वैल्यू कितना आएगा, इसका लेसर जाएगा आपके पास में 80, ठीक है, 80 आ जाएगा। तो यहां पर कितना आएगा, माइनस का 1 और ऊपर कितना आ जाएगा, ये कितने बार जाएगा, 4 बार, तो प्लस का 4, तो 1/v बराबर कितना आएगा, 3/80, तो मतलब v बराबर आ जाएगा आपका 80/3 सेंटीमीटर। आ गया 80/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v का मान हमारे पास में आ गया 80/3 सेंटीमीटर। अब हमारे को आवर्धनता ज्ञात करनी है, तो आवर्धनता होती है m बराबर h बराबर प्लस v/u या माइनस v/u। यहां पर दर्पण सूत्र में यहां पर प्लस आया तो यहां पर क्या आएगा, माइनस है। आप ऐसे याद रखोगे कि दर्पण सूत्र जो होता है, दर्पण का सूत्र होता है, उसके अंदर यहां पर प्लस आता है 1/v प्लस 1/u, इसका मतलब यहां पर माइनस आएगा, इसका विपरीत होगा आवर्धनता, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, नहीं तो हमें कारण तो पता ही है कि क्यों यहां पर होता है, उसके बारे में जो पिछला हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देने वो कर लिया था, अगर नहीं देखा तो उसको जाकर आप देख लीजिए। तो यहां पर देखो m बराबर क्या होगा, h के मान देने के हमारे को v और u के मान है हमारे पास में, तो उनके मान रख देते हैं। तो पहले तो माइनस लिखेंगे, फिर इसको कोष्ठ v कितना है 80/3, फिर क्या u कितना है आपका माइनस का 20, ठीक है। तो इनटू 20, वो भी किसका, माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको करोगे तो कितना आएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, तो मतलब 1.33 के लगभग कुछ आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1.33 का आएगा लगभग। तो 1.33 वो भी किसका आया, प्लस का आया। इसका मतलब क्या हुआ कि m का मान प्लस आया है 1.33, और हमने पढ़ा है कि m का मान जब भी प्लस आए, m का मान धनात्मक, इसका मतलब प्रतिबिंब वो क्या होगा आपका, प्रतिबिंब वो आभासी वे क्या होगा, सीधा होगा, प्रतिबिंब आभासी वे सीधा होगा। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमने देखी, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि प्रतिबिंब कितना आवर्धित है, या प्रतिबिंब या मतलब जो ऊंचाई कितनी है, तो आप m की जगह क्या लिख सकते हो, h/h, तो h/h बराबर आ जाएगा 1.33। आगे यहाँ पर तो यहाँ से h बराबर क्या आ गया, 1.33h। इसका मतलब क्या हुआ कि h बराबर 1.33h आया है। इसका मतलब जब आप वस्तु की हाइट को 1.33 से गुणा करोगे ना, तब आपकी प्रतिबिंब की हाइट है। इसका मतलब कौन ज्यादा है, वस्तु की हाइट ज्यादा है, प्रतिबिंब की हाइट ज्यादा है। देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो कब आती है, जब आप जो वस्तु की ऊंचाई है उसको 1.33 से गुणा करोगे, तब है वो हमारे को प्रतिबिंब की ऊंचाई मिलेगी। देखो अगर मान लो h बराबर h होता,
ठीक है। इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि एच और एच बराबर है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बीम की ऊंचाई बराबर है। अगर मैं यहाँ पर 2h लगा दूं, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कब आएगी, जब आप बीम की ऊंचाई को 2 बार करोगे, ठीक है। मतलब बीम की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, और अगर आपको प्रतिबिंब ऊंचाई चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो एच हाइट है, इस एच हाइट को 2 बार इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, तब आपको जाकर वो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए आधार पर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब बड़ा होगा, प्रतिबिंब आवर्धित होगा, कितना गुना आवर्धित होगा, 1.33 गुना आवर्धित होगा वस्तु से, ठीक है। तो ये हमने एक क्वेश्चन वो कर लिया है, ठीक है। एग्जांपल नंबर जो हमारा एक है। अब चलो हम अगला एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं। और आपका होमवर्क भी ये रहेगा कि आपको वो जितने भी क्वेश्चंस है, ठीक है, सारे इसी प्रकार से होंगे, कोई अलग प्रकार से नहीं होंगे। तो आपको जितने भी क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चंस को आपको मिलाना है ताकि आपके प्रॉब्लम में वो आए तो आप पूछ सको और हम वापस बता सकें। तो अब देखो अगला एक क्वेश्चन करते हैं और चलो फटाफट से देख लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन मिल जाए। हाँ चलो उदाहरण नंबर, चलो एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 है वो है कि एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे, पार्श्व मतलब पश्च, मोटरसाइकिल होगा चाहे गाड़ी होगी, उसके जो पार्श्व में लगा, इसका मतलब साइड मिरर की बात हो रही है। और साइड मिरर हमेशा कौन सा होता है, साइड दर्पण कौन सा होता है, वो होता है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। वो इसलिए क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उसका दृश्य चित्र अधिक होता है और एक वो जो वस्तु होती है उसको थोड़ा आगे लेकर दिखाता है, इसलिए वहां पर वाहनों में उपस्थित दर्पण का प्रयोग, मतलब उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता चल चुका है कि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। क्लियर बात। अब आगे देखो क्या क्या मान देंगे। तो देखो एक मोटरसाइकिल पार्श्व में लगे दर्पण से कार 4 मीटर की दूरी पर है, मतलब दर्पण से कार है वो आपको कितनी दूरी पर दिखाई दे रही है, 4 मीटर दूरी पर दिखाई दे रही है। मतलब दर्पण से 4 मीटर दूरी पर कार है, रियल में है कार। इसका मतलब क्या है, आगे अगर आपको यहाँ पता नहीं चल रहा है किसका मान दे रहा है तो आप लास्ट में देख लो किसका मान कुछ है। तो चलो आगे देखते हैं। यदि दर्पण की फोकस दूरी, ये तो पता ही हमारे को, दर्पण की फोकस दूरी तो हम लिख सकते हैं कितनी दे रखी है, 1 मीटर, 1 मीटर दे रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर है तो दर्पण से दिखने वाले कार की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, इसका मतलब हमारे को v पूछा है, इसका मतलब हमारे को ऊपर क्या दे रखा है, u दे रखा है। और u कितना दे रखा है, u दे रखा है आपको 4 मीटर। अब हमारे को यहाँ पर चिन्ह परिकार लिखनी पड़ेगी। और क्या पूछा है, प्रकृति, प्रकृति मतलब आपको आवर्धनता पूछी है, क्योंकि प्रकृति कब पता चलेगी, जब आप m का मान निकालोगे, क्योंकि m का मान प्लस है, इसका मतलब बस सीधा m का मान माइनस है, मतलब वास्तविक में उल्टा है। तो यहाँ पर पहले चिन्ह देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो देखो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में वस्तु चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव रहेगी, तो ये माइनस हो जाएगी। फोकस दूरी की बात करें तो अगर आपको ऐसे याद नहीं आ रहा तो फटाफट बना लिया करो आप। ये इस प्रकार से जब किरणें आती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो उन किरणों को कैसे बनाना पड़ता है, मतलब आपको फोकस बिंदु यहाँ पर, मतलब फोकस दूरी इस साइड होगी आपतित प्रकाश से, और आप ये ऐसे फोकस दूरी को माप रहे हो, मतलब एक ही दिशा में चल रहे हो, मतलब क्या आएगी, प्लस आएगी। ये लिख दूंगा आप है प्लस का 1 मीटर, ठीक है। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। अब हमारे को चाहिए क्या, पहले v चाहिए, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दर्पण सूत्र का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। मान किसके चाहिए, v का चाहिए, तो 1/v को इस साइड को बाकी एक साइड कर दो, तो 1/v बराबर क्या होगा, 1/f माइनस 1/u, 1/v बराबर 1/f, ठीक है। तो 1/f है वो क्या होगा, देखो 1/f आ रहा है, तो f है वो कितना आपका 1 मीटर, 1 लिख दिया, माइनस 1/u, u कितना है माइनस का 4, तो माइनस का 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कर दो सीधा में प्लस, ठीक है। 1/v बराबर यहाँ पर कितना चाहिए, देखो वैसे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 4 प्लस का 1, मतलब 1/v बराबर आ जाएगा 5/4। उल्टा कर दो क्योंकि अभी हमारा v का मान क्या है, 1/v का मान, उल्टा करो तो v बराबर आएगा आपका 4/5, वो भी क्योंकि सारे मीटर में है तो यहाँ पे भी आप क्या लगाओगे मीटर में। पिछले वाले में था हमारा सेंटीमीटर, तो हमने सेंटीमीटर लिखा, यहाँ पर आपका मीटर है तो मीटर में हमने लिख दिया v बराबर 4/5 मीटर आ गया। तो हमारे को क्या मिल गई, हमारे को है वो वस्तु की, सॉरी प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो हमारे को मिल गई 4/5 मीटर पर है, ठीक है। अब हमारे को याद करनी है प्रकृति, प्रकृति याद करने के लिए हमारे को आवर्धनता याद करनी है, और आवर्धनता होती है आपकी m बराबर, क्योंकि आपको h और h नहीं दे रखे, इसका मतलब आपको वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर v और u का प्रयोग करना पड़ेगा, और v और u का प्रयोग करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला किस प्रकार से होगा, v और u के रूप में,
यहाँ पर प्लस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस का v बटा u है, ठीक है। तो m बराबर माइनस कोष्टक बंद करो, v का मान देखो, v का मान है 4 बटा 5, वो भी प्लस का, इनटू फिर क्या है u कितना है माइनस का 4, ये माइनस का 4, तो 4 बटा 5 और इनटू 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 4 से 4 कैंसिल, मतलब कितना आ गया 1 बटा 5। इसका मतलब आवर्धनता आपकी आ गई 1 प्लस का 1 बटा 5, आवर्धनता प्लस में आई है, धनात्मक है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी पे सीधा होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी आपकी आभासी वे सीधा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी आभासी वे सीधा, प्रतिबिंब आपका हो जाएगा, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर m क्या है आपका धनात्मक है, इस वजह से। और यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि कौन आवर्धित है कौन नहीं है, तो यहाँ पर आप h डैश बटा s लिखोगे तो h डैश बटा s बराबर होगा 1 बटा 5, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते होगे h डैश बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा 5 और यहाँ पर लिख दोगे h। इसका मतलब आप देख सकते हो कि प्रतिबिंब है वो क्या है 1 बटा 5 गुना है वो आवर्धित है जो भी, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल कर लिए, कुछ एग्जांपल दिए, बाकी जितने भी एग्जांपल रहेंगे चाहे क्वेश्चंस रहेंगे सब में यही तरीका आपको दर्पण सूत्र लगाना है। दर्पण सूत्र आपको u v f जो भी मान रखे वो याद करने हैं, आपको फिर आवर्धनता याद करनी है और उनकी प्रकृति है वो बतानी है। इस प्रकार से आप जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे जो इसके आंकिक प्रश्न रहेंगे दर्पणों से संबंधित, लेंस वाले नहीं करने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेंस वाले करोगे तो गलत हो जाएगा, तो आपको दर्पणों के ही करने हैं, ध्यान देना वहां पर, ठीक है। दर्पण सेलेक्ट करो और फिर वहां पर क्वेश्चन है उनको आप करो। तो क्वेश्चन करना आपके बुक के अंदर जो भी है एग्जांपल याद हो या प्रश्न उनको करना, और बाकी का जो अध्ययन है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।